अच्छा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हम लोगों ने सेपरेटिंग कंपोनेंट्स तक चीज़ें कंप्लीट करनी थी। अब जो जहाँ से हम लोगों को आज शुरू करना था वो था रिलेटेड टू लेसी की अकाउंटिंग। ठीक है, हमें अब क्या पढ़ना है, लेसी की अकाउंटिंग कैसे होगी। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है भाई, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एंट्री क्या बननी होगी। जब भी कोई लीज का एसेट ले रहे हैं, हमने कोई एसेट ली है, हमने चीज़ एसेट ली है, लीज पे ली है, तो लीज हमारी क्या है, ऑब्लिगेशन है। और अगर ऑब्लिगेशन है तो हम क्या बना रहे होंगे, क्रेडिट पे क्या जा रही होगी, हमारे पास लीज लाइबिलिटी जा रही होगी। ठीक है, लीज लाइबिलिटी जा रही होगी बाय एक्स एक्स अमाउंट। तो ज़ाहिर है जब कोई चीज़ लीज पे ली है तो हमारे पास कोई चीज़ एसेट भी रिसीव हुआ होगा, तो अपनी बुक्स के अंदर हम क्या डेबिट कर रहे होंगे, राइट टू यूज़ एसेट। जो एसेट हमें लीज पे मिला है, जिस पे हमारा हक है, तो हम उसको एज अ राइट टू यूज़ एसेट अपनी बुक्स के अंदर शो कर रहे होंगे। ठीक है, अब इनिशियल मेजरमेंट किस तरीके से होगी। जाहिर है दोनों चीज़ है, लेकिन इन दोनों की जो मेजरमेंट है, जो हमें अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज करना है, वो बुक्स के अंदर हमारी रिकग्नाइज किस चीज़ पे होगा। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देख ले लाइबिलिटी के लिए, जो हमारी लाइबिलिटी है वो किस चीज़ पे मेजर हो रही होगी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जो हमारी लीज लाइबिलिटी है, जो हमारी लीज लाइबिलिटी है, इट शुड बी इनिशियली मेजर्ड एट द present value of the lease payments that have not yet been paid। कौन सी लीज पेमेंट, कौन सी लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू जो कि अब तक पे नहीं हुई है। जाहिर है जो चीज़ नहीं पे हुई होगी वही हमारी ऑब्लिगेशन होगी, या जो चीज़ पे हो गई है वो हमारी ऑब्लिगेशन होगी। जो लीज के रेंटल, जो लीज की पेमेंट जो अब तक पे नहीं हुई होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मैंने 10 साल के लिए कोई गाड़ी लीज पे ली है और मुझे उसकी हर ईयर एंड पे उसकी 10,000 लीज की रेंटल देने, हर साल मतलब 10 साल तक मुझे 10,000 तक देने। तो मुझे आज ईयर ज़ीरो पे अगर उसकी वैल्यू निकालनी है कि भाई वो उस लीज की, उस लाइबिलिटी की मेरे लिए आज मेरी बुक्स में क्या वैल्यू बननी चाहिए, तो मैं इस जो 10 टाइम हर साल 10,000 रुपये आ रहे होंगे हमारे पास, मैं इनकी सबकी क्या निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू एट ईयर ज़ीरो पे, ताकि वो चीज़ हमारी बुक के अंदर रिकग्नाइज हो सके। अगर मैं कहूँ, ये तो चलो मैं क्या हूँ, ये तो मैं कब पे कर रहा हूँ, मैं ये जो पैसे हैं एरियर्स में पे कर रहा हूँ, मतलब 1 साल बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, ये सब पे हो रहे एरियर्स में। अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने पेमेंट कब कर रहा हूँ, मैं हर साल एडवांस में पे करूँगा, मतलब मैं हर साल के शुरू में पहले दिन ही एडवांस में पे कर दूंगा। मतलब मैंने आज ईयर ज़ीरो पे लीज़ करी गाड़ी 10 साल के लिए, तो मैंने ईयर ज़ीरो पे ही पहली पेमेंट कर दी। फिर दूसरी पेमेंट कब जाएगी, ईयर वन की 1 जैन को पेमेंट जाएगी पहली। तो फिर ये जो पहली पेमेंट है ये हमारी लीज लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ये हमारी लीज लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए कंसिडर नहीं हो रही होगी। ये वाली ईयर ज़ीरो की हुई, ये तो पहले दिन ही पे हो गई। हमारी तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं पहले दिन, जिस दिन हमने आज लीज की है उस दिन के रेंटल की तो कोई प्रेजेंट वैल्यू लाइबिलिटी बनती ही नहीं, क्योंकि हमने पहले दिन ही पैसे दे दिए। तो ये वाली प्रेजेंट वैल्यू लीज लाइबिलिटी निकालते हुए कंसिडर नहीं हो रही होगी, क्योंकि हमारे ऊपर पहले साल पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं, क्योंकि हमने पहले दिन ही पेमेंट कर दी। बाकी ये जो 9 साल की जो हमारे पास अब रह गई है हमारे रेंटल, जो कि अगले साल के पहले दिन पे करेंगे, इसकी फिर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होंगे। ठीक हो गया, इसकी हम क्या निकाल रहे होंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये जो पहली पेमेंट जो हमने कर दी है, एडवांस में पे कर दी है, ये जो पेमेंट है ये हमारी RTU की कॉस्ट में तो जाएगी, क्योंकि पेमेंट हमने किस चीज़ की है, लीज की है पहले दिन। और लीज की पेमेंट किस चीज़ के लिए की है, उस एसिड को हासिल करने के लिए। तो जो एसिड मिल गया उसकी पार्ट ऑफ कॉस्ट तो बन रहा होगा ना, क्योंकि उस चीज़ के लिए पे किए वो पैसे, पहले दिन पे कर दिए वो सही है, लेकिन किस चीज़ के लिए पे किए, उस एसिड को हासिल करने के लिए। तो हम क्या एंट्री बना रहे होंगे, अगर हमने पहले दिन ही कोई पेमेंट कर दी है, तो हम ये जो लीज लाइबिलिटी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अपनी बुक से अंदर क्रेडिट कर रहे होंगे एज लीज लाइबिलिटी। और का क्या गया होगा हमारे पास,
पैसे गए होंगे, कैश गया होगा, जो एडवांस में हमने पहला रेंटल पे किया होगा वो गया हमारी बुक से, और फिर हम क्या डेबिट कर रहे होंगे अपनी बुक्स के अंदर, RTU। सही हो गया। तो हमें क्या करना है, लीज लाइबिलिटी निकालनी है, किन की प्रेजेंट लीज लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, किन की, उन लीज पेमेंट की जो कि अभी तक पे नहीं हुई हो। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू अगर जब हम निकाल रहे होंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल रहे होंगे, बाय अप्लाइंग द डिस्काउंट फैक्टर ऑन द रेंटल दैट येट हैव नॉट बीन पेड। वो कौन सा डिस्काउंट फैक्टर होगा, वो डिस्काउंट फैक्टर कौन सा होगा, वो रेट जो कि इम्प्लिसिट हो विद इन द लीज, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हुए लीज के अंदर लिखा गया होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के वो वाला रेट हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर तो वो डिटरमिन नहीं हो सकता, अगर ये रेट डिटरमिन नहीं हो सकता, तो फिर हम कौन सा रेट ले रहे होंगे, फिर हम लेसी का जो एंटिटी है उसको, जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इनकर्ड हो, मतलब कि क्या, कौन सा रेट, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, फिर वो यूज़ करेगा उसकी लीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। कौन सा इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट होता है, वो रेट जो कि उसको इनकर्ड हो, अगर वो कोई फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कहीं से बैंक से फंड्स लेता उस एसेट को खरीदने के लिए, तो बैंक उसको क्या रेट चार्ज करता। अगर मैं कहूँ मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं बैंक से जाता, मैं बैंक बोलता भाई मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मुझे एक एसेट खरीदना है 10 साल के लिए, और मैं 10 साल के आपको हिसाब से पेमेंट देता रहूँगा, तो वो मुझे कोई रेट चार्ज करता, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे 10% चार्ज किया, तो मैंने ये 10% मैं क्यों इनकट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10 लाख रुपए लिए, और वो 10 लाख किस लिए लिए, क्योंकि मुझे वो एसेट लीज पे लेना था उसको रेंट करने के लिए। तो ऐसा रेट जो कि मुझे खुद इनकट हो रहा हो उस लीज वाले एसेट को लेने के लिए, अगर मैंने कहीं और से फंड्स लिए हों। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास कौन कौन से पेमेंट्स आ रहे होंगे लीज लाइबिलिटी निकालते हुए। तो IFRS 16 कहता है हमारे पास, IFRS 16 states that the lease payments should include the following। क्या क्या है जिसके अंदर, जो कि हमें कोई फिक्स पेमेंट देनी है, मतलब कि हमें रेंटल देने हैं हर साल, ठीक है, और उसमें से अगर कोई इंसेंटिव हमें कोई पैसे कम करवा दिए, कुछ उसने हमें डिस्काउंट दे दिए, तो कोई अगर ऐसा कोई लेस इंसेंटिव मिल रहा है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। कोई वेरिएबल पेमेंट्स हमें देनी है, दैट डिपेंड्स ऑन एन इंडेक्स और रेट। अगर कोई हमें वेरिएबल पेमेंट देनी है जो कि किसी जो हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से किसी रेट पे फिक्स हुई है, मतलब कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, कोई इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, उसके हिसाब से वेरी कर रही है हमारी पेमेंट्स, वो वाली पेमेंट्स हमें कंसिडर करनी है प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए। और अगर हमारे पास उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, ऑप्शन टू परचेज दी एसेट है, हमने एक ऑप्शन परचेज किया कि 10 साल बाद हमारी लीज है, लीज साल है, उसके बाद फिर मैं आपसे वो एसेट परचेज कर लूँगा, तो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन टू परचेज दी एसेट, और वो ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन है कि हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो ही हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन रही होगी कि हमने ऑप्शन खरीदा है और वो रीजनेबली सर्टेन है कि हम एक्सरसाइज करेंगे। ऑप्शन टू परचेज दी एसेट दैट आर reasonably certain to be exercised। कोई टर्मिनेशन पेनल्टीज,
that these will be incurred. Termination penalties if the lease term reflect the expectation that these will be incurred. मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास क्लॉज लिखे हुए कि अगर आपने ये वाली चीज़ वॉइड कर दी तो आपको ये पेनल्टीज इनकर्ड होगी. हमें लगता है कि भाई हाँ हम वो कंडीशन वॉइड करेंगे, हमें लगता है वो क्लॉज हम शायद क्लॉज कर दे, रीजनेबली सर्टेन है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई हाँ हम वॉइड कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आ जाएगी ज़ाहिर है पेनल्टीज़ की, तो फिर वो भी हम कंसिडर कर रहे होंगे अपनी क्या निकालते हुए, लीज लाइबिलिटी निकालते हुए. हमारे पास फिक्स पेमेंट से मैंने बताया अगर कोई इसमें से लेस इंसेंटिव रिसीव होता है माइनस कर देंगे. कोई वेरिएबल पेमेंट जो हम पे कर रहे हो जो कि कोई इंडेक्स रेट से, कोई इन्फ्लेशन रेट से, कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से वेरी कर रहे हो, वो वाली पेमेंट हम कंसिडर कर रहे होंगे लीज लाइबिलिटी निकालते हुए. कोई ऑप्शन टू परचेज है जो कि रीजनेबल सर्टेन है कि हम एक्सरसाइज करेंगे. और क्या कहते हैं, कोई पेमेंट्स ऑफ पेनल्टीज़ हैं जो कि हमें लगता है कि भाई हो सकता है हम वॉइड कर दें. फॉर एग्जांपल कि हम टर्मिनेट कर देंगे लीज, और हमें लगता है ये ऑप्शन हम एक्सरसाइज, मतलब ये वाली क्लॉज हम, या हम क्या कहते हैं, ये चीज़ हम एक्सरसाइज कर लेंगे कि हम टर्मिनेट कर रहे हैं लीज को 3 साल बाद, और हमें लगता है हम करेंगे ऐसा. तो अगर उस, मतलब मैं कहूँ मैंने 10 साल की लीज़ की है और मुझे लगता है यार मैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि अगर आपने 3 साल के बाद अगर आपने विद इन 3 ईयर्स आपने इसको लीज़ को ख़त्म कर दिया तो हम आपको $1000 जुर्माना भी, आपको टर्मिनेशन पेनल्टी देनी पड़ेगी. तो हमें आज ईयर 0 पे हमें लगता है कॉन्ट्रैक्ट करते हुए हो सकता है कि हम 3 साल बाद वॉइड कर दें, तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन गई $1000 की. तो वो भी हम कंसिडर कर रहे होंगे क्या, अपनी लीज लाइबिलिटी निकालते हुए. इस तरह और क्या हो सकता है हमारे पास, कोई रेजिडुअल वैल्यू गारंटी. हाँ, कोई रेजिडुअल वैल्यू गारंटी. अगर उस किसने प्रॉमिस किया है, इस प्रॉमिस बाय द लेसी. मतलब कि मैंने 10 साल के लिए कोई एसेट लीज पे लिया और मैंने उसको बोला कि भाई लेसर को अगर आपका ये एसेट $1000 में बिक जाता है तो सही है, आपके लिए मसला नहीं है. अगर आपके पास $1000 से कम में बिक रहा है, अगर आपके पास ये फॉर एग्जांपल $1000 से कम में बिक रहा है, मतलब कि वो बिका 10 साल बाद $800 का, तो ये जो $200 हैं ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये मैं पे करूँगा. कौन से, ये $200 फिर मैं आपको पे करूँगा, तो हमारे ऊपर यहाँ पे ऑब्लिगेशन आ जाएगी. तो ये भी हम चीज़ कंसिडर कर रहे होंगे अपनी क्या, लीज लाइबिलिटी निकालते हुए. सो अ रेजिडुअल वैल्यू गारंटी इज व्हेन द लेसर इज प्रॉमिस that the underlying asset at the end of the lease term will not be worth less than a specified amount. कि भाई अगर आपका ये एसेट इतने अमाउंट से कम वर्थ कर रहा होगा तो बाकी जो डिफरेंस होगा वो मैं पे कर रहा हूँ. ठीक हो गया. हमने क्या चीज़ देखी भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी होगी अपनी लीज लाइबिलिटी निकालते हुए. कौन सा रेट यूज़ करना है जो कि रेट इम्प्लिसिट इन द लीज हो, अगर वो रेट नहीं अवेलेबल हो तो हमें कौन सा यूज रेट करना है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट. इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट वो होता है जो कि हम खुद अगर बैंक के पास जाते हैं कि भाई मुझे वो एसेट खरीदना है, इसके लिए मुझे फंड चाहिए, तो वो रेट जो हमें चार्ज कर रहा होगा फंड्स को बोरो करने के लिए, वो रेट हमारा इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट होगा. ठीक हो गया. दूसरी चीज़ अब क्या है हमारे पास, जहाँ हम लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज करने के लिए चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, तो हमें राइट टू यूज़ एसेट की मेजरमेंट करते हुए कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी होगी. राइट टू यूज़ एसेट की मेजरमेंट करते हुए क्या चीज़ हमें कंसिडर करनी होगी. तो हमें क्या कंसिडर करना होगा, जो कि हमारे पास इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी आ रही होगी. मतलब कि क्या, ये जो हमने ऊपर सारे फैक्टर कंसिडर किए उसके बाद जो हमारे पास लीज लाइबिलिटी की वैल्यू जो निकल के आई है वो वाली हमारी लीज लाइबिलिटी पार्ट ऑफ राइट टू यूज एसेट सामने डेबिट की एंट्री में जा रही होगी वो अमाउंट. और क्या जा रहा होगा हमारे पास, कोई लीज पेमेंट जो मैंने आपको ऊपर बात समझाई थी एडवांस में पे हो रही है या कमेंसमेंट एग्रीमेंट के होने से पहले पे हो रही है. लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट. और क्या हो सकता है, कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय द लेसी, जो हम IFRS 16 में पढ़ते थे. इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट
इनकर्ड बाय लेसी, मतलब कि मैं कोई लैंड लीज पे ले रहा हूँ तो वहाँ की रेगुलेशन के हिसाब से मुझे अमाउंट पे करनी है कुछ गवर्नमेंट को, कोई लॉ की फ़ीस इनकट, कोई लीगल की फ़ीस इनकट हो रही है। तो वो सारी फ़ीस क्यों इनकट हो रही है? ताकि मैं वो एसेट लीज पे ले सकूँ। तो ऐसी कोई डायरेक्ट कॉस्ट जिसके बगैर मैं अपना एसेट इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके बगैर वो यूजेबल कंडीशन में नहीं आ सकता, तो ऐसी कोई सारी कॉस्ट जो कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो भी पार्ट ऑफ राइट टू यूज़ एसेट हमारी इनकर्ड हो रही होगी, कैपिटलाइज हो रही होगी। और क्या हो सकती है? जो IE16 में पढ़ते थे हम, कौन क्या पढ़ते थे? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिमूविंग और डिसमेंटलिंग द अंडरलाइंग एसेट एज पर दी कंडीशन ऑफ लीज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लैंड ली है, जगह खाली लैंड एक लीज पे ली है जिस पे मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, 20 साल की मैंने लीज पे ली है। तो भाई मेरे पास क्लॉज में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जिस हालत में मैं लैंड लेसर मुझे लैंड दे रहा है, मैंने उसी हालत में उसको वो ज़मीन वापसी देनी है। तो जो मैंने बिल्डिंग बनाई है उसको डिसमेंटल करने की कॉस्ट, उसको हटाने की कॉस्ट, या कोई फैक्ट्री सेटअप की है, कुछ भी सेटअप किया, उसको हटाने की कॉस्ट, जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, वो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन गई क्योंकि आपने एग्री किया है कि भाई मैं इसको डिसमेंटल करके दूंगा, और ये लीज के अंदर कंडीशन है, जाहिर सी बात है, तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई है इस चीज़ की भी। तो ये भी पार्ट ऑफ हमारे किस में जा रहा होगा? राइट टू यूज़ एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो रहा होगा। अब जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कि मैं 10 साल के लिए लीज़ ले रहा हूँ, मैं 20 साल के लिए लीज़ ले रहा हूँ, मैं 30 साल के लिए लीज़ ले रहा हूँ, तो ये हमारी क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, दैट इज़ लीज़ की टर्म, कि कितने साल तक की लीज़ है, कब तक की लीज़ है। तो ये जो टर्म है, जो पीरियड ऑफ टाइम है, जो ड्यूरेशन है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे हमारे, कि हमारे पास कब तक के लिए उस एसेट पे राइट है, कब तक के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कब तक के लिए हमारी लीज है, ये पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे डिसाइड कर रहे होंगे? तो इस पे क्या कहता है? इस पे IFRS 16 कहता है कि जो भी एंटिटी है हमारे पास, दैट इट शैल डिटरमाइन द लीज टर्म एज अ नॉन कैंसिलेबल period of a lease together with, आगे बात, लीज पीरियड कौन सा है? वो पीरियड जो कि आप कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने लिखा है कि भाई 10 साल तक की लीज है ही है, ये पीरियड आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। तो आपका 10 साल तो पार्ट ऑफ लीज टर्म है ही, मतलब 10 साल तो अब ये है ही लीज, इसके अंदर तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये फुलफिल की है कंडीशन, आपने इसको एक्सेप्ट किया है, आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, तो आपने नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो एक साइन कर दिया 10 साल का। और क्या शामिल हो सकता है इसमें? और कैसे हमारा पीरियड बढ़ सकता है, लीज टर्म हम हमारी कैसे बढ़ सकती है? आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और चीज़ भी ली है, क्या ली है भाई? पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज, and if the lessee
is reasonably certain to exercise that option। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई वो पीरियड जो ऑप्शन है वो लेसी के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। देखो हमारे पास लीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने 10 साल के लिए हमारे साथ लीज़ की है, सही है, 10,000 रेंटल्स पे। उसके अंदर उसने ऑप्शन दे दिया हमें कि अगर आप हमारे साथ 10 साल के बाद भी कंटिन्यू करते हैं मज़ीद 5 साल के लिए और मज़ीद 5 साल के लिए और, तो हम आपको मार्केट रेंटल से 8,000 कम में दे देंगे। तो देर इज़ अ रीजनेबली सर्टेन चार्जेस, क्योंकि उसको कम रेंटल्स पे मज़ीद 5 साल की और एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो उसके लिए तो फ़ायदेमंद है। अगर उसको लगता है यार मेरा 15 साल तक का काम है और मुझे लगता है कि मैं 10 साल बाद भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस लैंड की, उस एसेट की, और मुझे वैसे ही कम रेंटल्स पे वो देने को तैयार है, तो मेरे लिए रीजनेबली सर्टेन है, मेरे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है, मेरे लिए रीजनेबली सर्टेन ऑप्शन मुझे दिखता है कि भाई मैं उसको एक्सटेंड करूँगा। तो फिर हम ये वाला पीरियड भी अपने लीज टर्म के अंदर कंसिडर कर रहे होंगे। दैट इज़ आवर पीरियड विल बी देन 15। हमारा लीज टर्म क्या हो जाएगा, 15 ईयर हो जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है यार वो रीजनेबली सर्टेन है, हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, और हम ये ऑप्शन दिख रहा है उसको, रेसी को दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर दे कि मैं उसको एक्सरसाइज करूँगा वो पीरियड को। So any period covered by an option that the lessee is reasonably certain to exercise। और क्या चीज़ हो सकती है, बी, पीरियड covered by an option to terminate the lease if the lessee is reasonably certain not to exercise that option। क्या लिखा हुआ है, पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज, पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इफ रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आप इतने टाइम में लीज को टर्मिनेट कर सकते हैं, सही है, क्या कर सकते हैं इतने टाइम में, फिर आप मज़ीद लीज को टर्मिनेट कर सकते हैं। और हमें पता है कि भाई हम वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमें रिजनेबली सर्टेन है कि हम ऐसी कोई चीज़, हम ऐसा कोई पार्ट, हम ऐसा कोई लीज का टर्म को जो टर्मिनेट करने के हमारा पीरियड है वो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और हम इस बात को रीजनेबली सर्टेन मानते हैं। तो फिर हम वो पीरियड, वो टाइम पीरियड को कंसिडर कर रहे होंगे किस चीज़ में, अपना लीज टर्म डिसाइड करते हुए। तो क्या बात है भाई, कोई भी ऐसा पीरियड, जो कि सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, लीज टर्म क्या है, कोई भी नॉन कैंसिलेबल पीरियड। फिर मजीद उसमें क्या है, ऑप्शन है कि हम मजीद एक्सटेंड करेंगे या कोई ऐसा टर्मिनेशन पार्ट जो कि हमें लगता है कि हम उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो भी हमारा पार्ट ऑफ लीज टर्म हमारी लीज टर्म को इंक्रीज कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। ठीक हो गया। अब हमें कब देखना है कि भाई जो हमारा लीज टर्म है, जो हमारा लीज टर्म है, एक जो हमारा लीज टर्म है वो हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास लीज टर्म के साथ जो हमारे पास ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म या ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज टर्म है, कि हम ये जो हमारी जजमेंट है कि हम उस एक्शन को या उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो हमने एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द लीज हमने डिसाइड कर दिया। लेकिन हो सकता है कि कोई चीज़, कोई बात हो जाए, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाए कि हमें लगता है यार हम वो अब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमें लगता है यार जो हमने पीरियड डिसाइड किया था, हमने जो ऑप्शन जो हमने कंसिडर किया हुआ था एट द कमेंसमेंट ऑफ डेट, जो लीज टर्म में हमने डिसाइड किया हुआ था कि हाँ हम डिसाइड ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, हम टर्मिनेट नहीं करेंगे अपने टाइम पीरियड को, अपनी पेन लीज के कॉन्ट्रैक्ट को। तो अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ रही हैं जो कि कंट्रोल में नहीं है लेसी के, क्या है, नॉट,
विद इन द कंट्रोल, अरे यार, तो कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए, मैं लिख देता हूँ, बल्कि कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए या कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाए, ठीक है, कोई ऐसा इवेंट या सर्कमस्टेंसेस जो कि एंटिटी के कंट्रोल में हो और वो आपके डिसीशन को अफेक्ट कर रहा हो, और वो आपके डिसीशन को अफेक्ट कर रहा हो, कौन से डिसीशन को, कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए ऑप्शन कि नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपको देखना है कि जो आपने पहले डिसाइड किया था कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, या वो पेनल्टी को टर्मिनेट करेंगे लीज को या नहीं करेंगे, जो आपने कमेंसमेंट ऑफ लीज को डिसाइड किया था, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस है या ऐसे कोई इवेंट है जो कि अब आपके कंट्रोल में है और आपको रीअसेस कर सकते हो कि भाई मैं ये चीज़ वापसी करूँगा या नहीं करूँगा। तो अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, अगर कोई ऐसे इवेंट आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये सोचना पड़ रहा है, तो ये फैक्टर होगा, ये टाइम पीरियड होगा जब आपको देखना होगा, वापसी क्या करना होगा, रीअसेस करना होगा कि आपका ये जो लीज टर्म है अब ये इतना ही है या अब आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब कि अब ये 10 साल ही है या आपको अब 10 साल को 8 साल करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस अराइज हो रहे हैं, तो फिर आपको अपने डिसीजन को चेक करना पड़ेगा कि ये आज भी एग्जिस्ट करता है, ये इवेंट मेरे सर्कमस्टेंसेस मेरे कंट्रोल में है, और अगर है तो मुझे वापसी इस चीज़ को कंसिडर करने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर कोई चेंज आ रहा है, अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर एंटिटी क्या कर रही होगी, एन एंटिटी शैल रिवाइज द लीज टर्म if there is a change in the non cancelable period। ठीक है, फिर आपको अपना नॉन कैंसिलेबल पीरियड लीज टर्म को चेंज करना होगा। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं भाई, हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं कि भाई कोई ऐसा ऑप्शन जो कि प्रीवियसली इंक्लूडेड था ही नहीं लीज टर्म के अंदर, और अब वो लेसी एक्सरसाइज करने जा रहा है। मतलब कि द लेसी एक्सरसाइज एन ऑप्शन नॉट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन द एंटिटीज डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज टर्म। मतलब कि जिस दिन लीज टर्म आप लोगों ने डिसाइड की थी, जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गए थे, उस वक्त ऐसा कोई शामिल ही नहीं था ऑप्शन। मतलब कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर वो ऑप्शन शामिल ही नहीं था। अब कोई नया ऑप्शन आ रहा है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो अब वो उस दिन आपको डिसाइड करना होगा कि आपका लीज टर्म अब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर कोई ऑप्शन जो कि पार्ट ऑफ लीज था, लेकिन अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को उस ऑप्शन को अब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मतलब हमने लीज टर्म डिसाइड की थी 15, बाय कंसिडरिंग द ऑप्शन कि हम उसको रीजनेबल सर्टेन है कि हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि अब वो चेंज करने की ज़रूरत है और अब हम उसको क्या कहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो अब आपको वापसी 15 से अपने पीरियड को 10 पे आना पड़ेगा। तो अब आपको वापसी अपना लीज टर्म चेंज करना पड़ेगा और फिर आपको वापसी रीअसेस करनी पड़ेगी कि आपने लीज लाइबिलिटी को वापसी रीअसेस करना पड़ेगा, जो कि अभी हमारे आगे का टॉपिक है, दैट इज़ रीअसेसिंग द लीज लाइबिलिटी। तो आपको वापसी अपनी लीज टर्म रीअसेस करनी पड़ रही होगी। कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से लेसी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ रही है कि आपको ऑप्शन जो कि प्रीवियसली इंक्लूडेड नहीं था लीज टर्म के अंदर, वो भी एक्सरसाइज करना पड़े, कि वो आपकी लीज टर्म में शामिल हो, क्योंकि अब आपके ऊपर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन आ रही है। अब डिपेंड करता है कौन से सर्कमस्टेंसेस है, क्या इवेंट आ रहा है, या उल्टा कर दे, या कोई ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसा इवेंट जो कि लेसी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दे कि जो ऑप्शन प्रीवियसली था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर,
लेकिन अब वो आप एक्सरसाइज ना करें, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज अब आप ना करें। तो देयर कैन बी अ डिफरेंट सिनेरियोज विच वी नीड टू एनालाइज। और अगर आपको लगता है कि इस वजह से हमारा लीज टर्म चेंज हो रहा है तो हमारे उस फैक्टर की वजह से लीज लाइबिलिटी रीअसेस हो रही होगी, हमें वापसी अपनी लीज लाइबिलिटी को रीअसेस करना होगा। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बेसिक सवाल देखते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके भी देखेंगे किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे। जैसे भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी ना लीज अकाउंटिंग की, किसको इनिशियल पेमेंट को लीज लाइबिलिटी की जो हमें पेमेंट्स करनी होगी फ्यूचर के अंदर को प्रेजेंट वैल्यू में कंसिडर करना है, अपनी लीज लाइबिलिटी की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, राइट टू यूज एसेट को रिकॉर्ड करना है। तो पहले ये चीज़ देखते हैं, फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स करके देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ऑन 1 जनवरी 20x1 वर्कर रेंट्स अ कार अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट एंड द लीज टर्म इज 1 ईयर। तो हमारे पास क्या लीज टर्म है? हमारे पास लीज टर्म जो है वो क्या है? वो है हमारे पास 1 ईयर की। और क्या लिखा हुआ है? उसने आगे लिखा हुआ है विद द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज विद द सेम लीज पेमेंट फॉर अनदर ईयर। और इसी रेंटल्स के साथ आप अगले साल एक और अगला साल लीज कर सकते हैं, मतलब 2 साल तक लीज कर सकते हैं। एट द कमेंसमेंट डेट वर्कर कंक्लूड दैट द ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज। कमेंसमेंट डेट वाले ही दिन वर्कर ने बोल दिया कि मैं अगले साल इसको मजीद एक्सरसाइज नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज फॉर द सेम रेंटल द न्यू कार कैन बी लीज एंड ऑल्सो इट हैज़ बिन वर्कर्स प्रैक्टिस टू चेंज द कार आफ्टर 1 ईयर। उसने कहा कि भाई मैं 1 साल तक लीज करूँगा, मतलब मैं हर मंथ क्या कहते हैं जो नीचे लिखा हुआ है 10,000 रुपये दे रहा हूँ हर मंथ, और मैं इसको मजीद 1 साल ख़त्म होने के बाद मजीद एक्सटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसी 10,000 के अंदर नई गाड़ी ले लूँगा। क्यों मैं 1 साल पुरानी गाड़ी को उसी टर्म उसी पैसों में 10,000 मंथली रेंटल्स में लूँ? मतलब वो 1 साल तक इस गाड़ी को चलाएगा और 12 महीने की हर महीने के हिसाब से रेंटल देगा, दैट इज़ 10,000। तो अकॉर्डिंग टू जो हमने चीज़ें पढ़ी थी कि भाई अगर हमें देखना है कि भाई ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि कोई भी ऐसी लीज, हर लीज फाइनेंस लीज होती है सिवाय ऐसी लीज के जो कि लो वैल्यू एसेट हो या उसका जो टाइम पीरियड हो वो 12 मंथ या 12 मंथ से कम हो। तो इन दिस केस जो हमारे पास एग्जाम्पशन है फॉर दी ऑपरेटिंग लीज या टू नॉट टू अप्लाई दी फाइनेंस लीज, वो क्या है हमारे पास? कोई शॉर्ट वैल्यू एसेट या 12 मंथ लीज हो। तो इन दिस केस हमारे पास ये एग्जाम्पशन अप्लाई होती है यहाँ पे, और हम इसको एज एन ऑपरेटिंग लीज ट्रीट कर रहे होंगे, क्योंकि हमें 12 महीने के हमने लिए 12 महीने के पीरियड के लिए हमने ये गाड़ी ली है। तो इन दिस हम क्या करेंगे? हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग लीज के लिए कि हमें कोई ऐसी एक सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट करनी है कि जो कि हमें एक पैटर्न दिखाए, जैसे जैसे हमें बेनिफिट मिल रहा हो वैसे वैसे हम अपनी बुक्स के अंदर पीएनएल के अंदर चार्ज कर रहे हो, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तो इन दिस केस हमारे पास क्या रेंटल्स है? हमारे पास रेंटल्स क्या है? 10,000 है, जो कि हमें पर मंथ के हिसाब से देने। तो हम आज ईयर ज़ीरो पे खड़े हुए, सही है। तो हमने क्या इनकट किया? मंथली लीज पेमेंट्स आर CU 10,000 and वर्कर इनकट द लीगल कॉस्ट ऑफ CU 1200 एसोसिएट विद द नेगोशिएटिंग द लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो जो लीगल कॉस्ट है 1200, अगर तो ये फाइनेंस लीज होती तो इन दिस केस हम क्या करते हैं? ये लीगल कॉस्ट को भी 1200 को भी कैपिटलाइज कर रहे होते राइट टू यू एसेट के अंदर। लेकिन क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है तो हमारे पास कोई राइट टू यू एसेट रिकग्नाइज नहीं हो रहा, और ये 1200 रुपये को भी हम एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे, किधर? पीएनएल के अंदर अपने पास एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे होंगे? 1200 को भी अपने पास एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अपनी पीएनएल के अंदर। लेकिन अभी हुआ क्या? ईयर ज़ीरो पे हमने 1200 एक साथ दे दिए। तो हमने क्या किया? जब बचपन में पढ़ते थे प्री पेमेंट, मतलब कि वो एक्सपेंस जो कि हमें इनकट करना है लेकिन उसके पैसे हमने एडवांस में पे कर दिए। तो हमारे लिए क्या हो गया? हमारे पास ये एक एसेट हो गया, दैट इज़ प्री पेमेंट्स हमने दे दी है, पहले ही दे दी अमाउंट, दैट इज़ प्री पेमेंट्स। और हम अपनी बुक्स में क्या रिकग्नाइज कर रहे होंगे? पहले ही शुरू द इनिशियल प्री पेमेंट हम अपने पास एसेट रिकग्नाइज कर रहे होंगे, और हमने इन रिटर्न क्या दिया होगा? उनको पैसे दे दिए 1200 रुपये। सही हो गया। ये ईयर ज़ीरो के आपके पास पहली एंट्री आ गई एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास मंथ 1 का एंड आएगा तो हम क्या करेंगे? लीज के पैसे देंगे। तो हम क्या अपनी बुक्स में रिकग्नाइज कर रहे होंगे? लीज एक्सपेंस रिकग्नाइज कर रहे होंगे, ठीक है। कितने का? 10,000 का। और बदले में हम क्या दे रहे होंगे? कैश दे रहे होंगे, दैट इज़ 10,000। और क्या कर रहे होंगे हम? साथ साथ इस 1200 रुपये पे, इस 1200 रुपये को भी साथ साथ समझे एक तरीके से एमोटाइज कर रहे होंगे, इसको भी स्प्रेड आउट कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे? अपनी बुक के अंदर
लीगल कॉस्ट को इनकट किया हमने, इसको डिवाइड बाय 1200 कर दे, 12 महीने कर दे, दैट इज़ 100। लीगल कॉस्ट हमने 100 रुपये इनकट की और क्रेडिट क्या करेंगे हम, प्री पेमेंट, अपनी प्री पेमेंट हर महीने इसको कम कर रहे होंगे 100 से। इसी तरह अगर मैं कहूँ मंथ 2 पे क्या होगा, मंथ 2 पे भी सेम, इसी तरह 12 महीने तक ये सेम एंट्रीज बार बार होते रहेंगी। ठीक हो गया। सेम एंट्री हमारे पास सेकेंड मंथ में भी होगी, थर्ड मंथ में होगी, फोर्थ मंथ में होगी, इसी तरह 12 महीने तक ये हमारे पास होते रहेंगी। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी चीज़ थी जो कि हमें भी चीज़ समझनी थी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक चीज़, हम इसके अंदर एक ऑप्शन लाएंगे एक्सरसाइज करने का, जिसकी वजह से हमारी लीज टर्म बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये ऑपरेटिंग लीज से फाइनेंस लीज की तरफ चले जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये एक चीज़ उठा रहा हूँ मैं, इसको हम पढ़ते हैं अभी। इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम। सही है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हमने इसमें एडिशन क्या कर रहे हैं भाई, इन द सेम सिचुएशन एज अबव बट दिस टाइम वर्कर हैज़ एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म फॉर CU 5000 पर मंथ। मतलब कि आपका एक साल खत्म होगा, फिर आप अगले साल से पहले महीने से फिर आप हमें हर महीने 5000 देगा फॉर द सेम कार। मतलब कि अब हमारे लिए बेनिफिट क्या हो गया, हमारे रेंटल्स कम हो गए अगले साल से। तो देयर विल बी अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द वर्कर, क्योंकि अब उसको कम रेंटल में सेम गाड़ी मिल रही है। तो दिस विल बी एन एक्सरसाइजेबल ऑप्शन फॉर दी वर्कर। तो हमारे पास क्या होगा, हमने जो पढ़ा था लीज टर्म एक्सरसाइज, तो हमारे पास लीज टर्म कौन सा है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, जो कि हमारे पास एक साल का है। कौन सा पीरियड है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड, जो कि एक साल तक हमारे पास एक तो लीज टर्म है ही। उसमें क्या लिखा हुआ था, मजीद कोई ऐसा पीरियड जो कि हमारे पास ऑप्शन, कोई ऐसा ऑप्शन जो कि हम एक्सरसाइज करेंगे जिसकी वजह से हमारा लीज पीरियड बढ़ जाए। तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, देन डेफिनेटली इट विल बी एक्सरसाइज, क्योंकि हमें 5000 रेंटल देने होंगे फिर अगले साल से। तो इसकी वजह से क्या होगा, और देर इज ड्यू टू दिस फेवरेबल कंडीशन वर्कर एक्सपेक्ट टू एक्सटेंड द लीज टर्म। तब हमारे पास जो लीज टर्म है, जो हमारे पास अब लीज टर्म है वो क्या होगी, वो अब हमारे पास हो जाएगी 2 साल। तो नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंसली, क्योंकि शॉर्ट वैल्यू एसेट भी नहीं है, और क्योंकि हमारी लीज टर्म भी अब एक साल से बढ़ के 2 साल हो गई। तो अब ये ऑपरेटिंग लीज जो कि हमने सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट अभी बेसिक सी जो चीज़ की थी, अब इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि अब हमें इसको एज एन फाइनेंस लीज ट्रीट करना होगा। और हमने पढ़ा था जब फाइनेंस लीज होगा तो फाइनेंस लीज के अंदर हमें राइट टू यूज एसेट भी रिकग्नाइज करना होगा, हमें लीज लाइबिलिटी भी रिकग्नाइज करनी होगी। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मंथली लीज पेमेंट्स आर 10 इन एरियस, एरियस में पे हो रहा है, एडवांस में कोई पे नहीं हो रहा है। अच्छा, जो हमारी अब लिस्ट हमें फाइनेंस, अब इसको हम क्या करेंगे, फाइनेंस लीज रीड करेंगे। तो हमारी मंथली लीज पेमेंट कितनी है, 10,000 इन एरियस है, एंड वर्कर इनकर द लीगल कॉस्ट ऑफ 1200। अब ये 1200 भी कैपिटलाइज हो रही होगी हमारी राइट टू यूज एसेट के अंदर, क्योंकि अब हम राइट टू यूज एसेट रिकग्नाइज कर रहे होंगे, और कोई भी ऐसी इनिशियल डायरेक्ट हो जो कि हमें ज़रूरत है राइट टू यूज एसेट एक्वायर करने के लिए, वो उसके साथ कैपिटलाइज हो रही होगी। And associated with negotiating the lease contract, how would this transaction appear in the financial statement of worker as of 31st December? आज हम कहाँ खड़े हुए, 1 जनवरी 20x1 पे खड़े हुए। हमें बताना है साल के ईयर एंड पे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चीज़ें अपेयर हो रही होगी। और बोरोइंग रेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3% पर एनम। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इनिशियल इनिशियल अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, इनिशियल इनिशियल अमाउंट क्या हो गया इसको, तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इनिशियल अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। वो कैसे निकलेगी, हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी सारे लीज रेंटल्स के। अच्छा, इन दिस केस हमारे पास ना हर महीने लीज रेंटल्स जा रहे हैं, दैट इज ऑफ 10,000। तो हमारे पास इसमें साल का हिसाब नहीं है, अब हमें इसमें हर महीने के हिसाब से निकालना है, और हमें हर महीने के हिसाब से उसको प्रेजेंट वैल्यू में कंसिडर करना होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू, अब कितनी पेमेंट्स हो रही है, 24 पेमेंट्स हो रही है, मतलब 2 साल तक हर महीने के हिसाब से जा रही है, तो 24 महीने तक पेमेंट्स हो रही होगी। तो हमारे पास मन क्या हो गया, मन कितने हैं,
वीक हो गया, हमारे पास ये आ गए मंथ्स, और हमारे पास क्या है, कैश फ्लो। कैश फ्लो हमारे पास 10,000 जा रहे होंगे, सही है। 10,000 हमारे पास कब तक जा रहे हैं, 12 महीने तक। फिर हमारे पास 13वें महीने से क्या जा रहे हैं, 5,000। 5,000 जा रहे हैं, और हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर लगाना है, और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास पे। अच्छा, अब हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर जो दिया हुआ है वो 3% जो दिया है पर एनम के हिसाब से दिया, तो हमें इसको 12 महीने के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 + 3% की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय इसको 24 अगर मैं करूँ तो ये अमाउंट आ रहा है, और इसको मैं ले जाऊँ यहाँ तक। ठीक है, हमारे पास ये सारे डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए, कितने, 24 महीने के हमने निकाल लिए डिस्काउंट फैक्टर्स। ठीक है, तो हम इसकी निकाल लेते प्रेजेंट वैल्यू। हमारे पास क्या निकल के आएगी प्रेजेंट वैल्यू, अरे एक तो ये भी तो बेकार वाला एक्सेल है। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, ये प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ गई है वो कितनी निकल के आ गई है, हमारे पास 175,427 की हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्या, राइट टू यूज़ एसेट डेबिट करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। क्रेडिट क्या करेंगे, लीज लाइबिलिटी, और क्या करेंगे, जो कि हमने कैश पे किया है 1,200 रुपये का। कितना, 1,200 रुपये का ये कैश पे किया है। लीज लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, 175,427, और इन दोनों का सम हमारी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज हो गया, क्या, राइट टू यूज़ एसेट। क्या हो गया, राइट टू यूज़ एसेट। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारे पास जो एंट्री आई है, ये एंट्री कब की आई है, जो ईयर 0 पे हमने क्या रिकॉर्ड किया, ये सब रिकॉर्ड किया। अब हमें क्या निकालना है, ईयर 1 की चीज़ें निकालनी है। तो ईयर वन पे अब हमें क्या निकालना है, क्या चीज़ें हमारी बुक्स के अंदर, क्या राइट टू यूज एसेट का कैरिंग अमाउंट होगा, क्या लीज लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट होगी। तो राइट टू यूज एसेट है 2 साल के लिए, तो 2 साल पे ये हम इसको क्या करेंगे, डेप्रिशिएट है। ज़ाहिर है एसेट है तो एसेट डेप्रिशिएट भी हो रहा होगा 2 साल पे। तो हमारे पास जो एसेट है उसकी हम क्या निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इसको डिवाइड बाय 2 कर लेते, तो हमारे पास ये क्या आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई। तो हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, एट द एंड ऑफ ईयर डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, दैट इज़ बाय 8, और क्रेडिट क्या करेंगे अपना, राइट टू यूज़ एसेट। फिर हम क्या करेंगे, ईयर 1 पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करेंगे, किसकी किसकी करेंगे, लीज लाइबिलिटी की, जो हमने बचपन में सीखा था, एमोटाइजेशन टेबल बनाते। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरिंग अमाउंट जो ईयर 0 की, ईयर 1 के लिए कर रहे हैं ना, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं, इंटरेस्ट लगा देते हैं, रेंटल लगा देते हैं, और क्या कर सकते हैं, कैरिंग अमाउंट, सही है। अच्छा, मैं ईयर 1 लिख रहा हूँ, मंथ 1 मैं इसको हिसाब से ना सारे 24 महीने का एक साथ कर देता हूँ। हमारे एट द एंड ऑफ मंथ 24 हमारी लीज लाइबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए, मतलब 0, क्योंकि हम सारे रेंटल्स दे देंगे, सारा इंटरेस्ट दे देंगे, तो हमारे ईयर एंड पे 0 बचना चाहिए। मतलब 2 साल के ईयर एंड पे, 2 साल के एंड पे या 24वें महीने के एंड पे हमारी लीज लाइबिलिटी 0 हो जानी चाहिए, और हमारा राइट टू यूएसए भी पूरा खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे रेंटल्स हमने पे कर दिए, हमने सारा इंटरेस्ट पे कर दिया होगा। हम 24 महीने का, अच्छा, अब हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड जो अमाउंट है, हमारे पास ये ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट कौन सा होगा भाई, ज़ाहिर है जो निकालिए राइज लैब। तो अच्छा, अब इंटरेस्ट निकालना है हमारे पास, 3% जो था वो 3% क्या था,
3% जो हमारे पास था वो पर एनम था, तो हम क्या निकाल लेते हैं इसको, पर महीने के हिसाब से निकाल लेते हैं। पर महीने क्या बनता है, 0.25%। ठीक है, 0.25% है। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है, हमारा इंटरेस्ट जो बनता है वो बनता है 0.25%। और जो हमने क्या कहते हैं, अच्छा जो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया कितना, 0.25% लगा के। अच्छा, अब हर महीने कितना रेंटल दे रहे होंगे, 10,000 का रेंटल दे रहे होंगे। और ये 10,000 कब तक दे रहे होंगे, ये 12वें महीने तक दे रहे होंगे। और उसके बाद क्या दे रहे होंगे, 13वें महीने से हम कितने दे रहे होंगे, 5,000 दे रहे होंगे। 5,000 दे रहे होंगे कितने, कब तक, 24वें महीने तक। हमारे पास क्या आ गया, 5,000 के हिसाब से ये वैल्यू हो गई। कैरेट डाउन हमारे पास अमाउंट क्या होगी भाई, जो हमारे पास लाइबिलिटी थी, हमने सूद इनकर्ड किया था, इस वजह से हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। हमने रेंटल्स पे किया था, इसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी कम होगी, तो हमारा कैरेट डाउन बैलेंस आ गया। जो कैरेट डाउन ईयर वन मंथ वन के एंड में था, वो हमारा कैरेट डाउन मंथ टू के ओपनिंग बन गया। सेम इंटरेस्ट का, अच्छा इंटरेस्ट का सेम हम यहाँ तक लगा देते फॉर्मूला। और कैरेट डाउन का लगा देते यहाँ पे फॉर्मूला। सही है। और ये हमारे पास लग गया कैरेट डाउन का। 24वें महीने तक हमारे पास क्या अमाउंट बच रहा है, 65 का डिफरेंस आ रहा है ईयर ज़ीरो पे बच रहा है हमारे पास। मतलब ईयर 24 मंथ के, ईयर टू के एंड या मंथ 24 के एंड, जो कि राउंड ऑफ का डिफरेंस होगा हमारे पास। खैर, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब अगर हम बोले कि भाई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की आप एंट्री बनाओ, मतलब कि फर्स्ट मंथ एंड की अगर मैं कहूँ एंट्री बनाने के लिए, तो हमारे पास क्या क्या एंट्रीज बन रही होगी, हमारे पास क्या क्या एंट्रीज बन रही होंगी। हमारे पास एंट्रीज बन रही होगी पहली के, हमने मंथली पेमेंट की होगी। क्या की होगी, मंथली पेमेंट की होगी। तो हम क्या करेंगे, डेबिट क्या कर रहे होंगे, हमने डेबिट क्या किया होगा, एक्सपेंस डेबिट किया होगा। कौन सा, फाइनेंस कॉस्ट का। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने 438 का एक्सपेंस इनकर्ड किया होगा। और लीज लाइबिलिटी हमारी, हमने क्रेडिट क्या किया होगा, हमने क्रेडिट क्या किया होगा, कैश किया होगा 10,000 का। और जितने का हमारा जो डिफरेंस है, उससे हमारी क्या कम हो रही होगी, लीज लाइबिलिटी कम हो रही होगी। दैट इज़ बाय 10,000 माइनस इससे। अगर मैं कहूँ कि हमारी लीज लाइबिलिटी कितने से कम हुई है पहले महीने से, तो यही डिफरेंस आना चाहिए हमारे पास, कैरी डाउन वाला। इतने से हमारी लीज लाइबिलिटी, तो फर्स्ट मंथ की हमारी मंथली पेमेंट हुई होगी। अगर मैं कहूँ पूरे साल के लिए ईयर एंड की हमारे पास एंट्रीज क्या बन रही होगी, अगर मैं सिमिलरली चीज़ ईयर एंड वन के एंड के लिए करूँ, तो हमारे पास डेबिट क्या हो रहा होगा, फाइनेंस कॉस्ट हो रही होगी। सही है, फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास डेबिट हो रही होगी कितने से, अगर मैं लगाऊं फॉर्मूला, सम का जो हमारी फाइनेंस कॉस्ट बनती है, ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट हो गई। हमने क्रेडिट क्या किया होगा, कैश किया होगा। कितना किया है भाई, पूरे साल तक हमने पूरे साल तक कैश दिया है। तो हमारे पास लाइबिलिटी कितने से कम हो रही होगी, हमारे पास लाइबिलिटी कम हो रही होगी इन दोनों के डिफरेंस से। 11632 इतने से हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो रही होगी। अगर मैं इसको माइनस ही हटा दूँ, मतलब कि हमारी लाइबिलिटी, अगर मैं यहाँ पर भी डिफरेंस निकाल लूँ, इतने से हर महीने हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है। तो हमारे पास 12वें महीने तक कितनी लाइबिलिटी ख़त्म हुई है, हमारा जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 116328, जो कि हमारे पास ये लिखा हुआ अमाउंट। और इतने से हमारी डेबिट हो गई लाइबिलिटी। तो ये पूरे साल के लिए हमने ये चीज़ की। अगर मैं सिमिलरली करूँ, और क्या होगा हमारे पास डेबिट क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो रहा होगा। पूरे साल हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करी होगी, हमने पूरे महीने की निकाली हुई थी, यही 8813। और क्रेडिट क्या हो रहा होगा हमारे पास, आर राइट टू यूज़, कितने से, सेम अमाउंट से, दैट इज़। तो ये हमारे पास
सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी हमने इसके अंदर देख लिया कि भाई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हमारे पास क्या चीज़ हो रही होगी। इसी तरह हमारे पास एक और सवाल है, कहाँ है वो सवाल? सवाल का नाम है हमारे पास डायनेमिक। अगर मैं इसको यहीं सॉल्व करूं, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जनवरी 20x1 डायनेमिक एंटर्ड इनटू 2 ईयर लीज फॉर अ लॉरी। मतलब हमारे पास जो लीज टर्म है, क्या हो गया भाई जो हमारे पास जो ली कनेक्ट तो है भाई, एक मिनट भाई। अच्छा जो हमारे पास जो लीज टर्म है हमारे पास कितने साल की, 2 साल की लीज है, इन टू 2 ईयर लीज इन फॉर अ लॉरी, द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म फॉर अ फर्दर ईयर। मतलब 1 साल तक एक और कर सकते, तो हमारे पास टोटल लीज टर्म कितने बनेगी, 3 साल की। डायनेमिक बिलीव दैट इट इज़ रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, लॉरी हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो 3 साल है। अच्छा ये जो यूजफुल लाइफ है और जो हमारे पास लीज टर्म है, तो लीज टर्म 3 साल है और इकोनॉमिक लाइफ है एसिड की 10 साल है। तो अगर तो हमारे पास एसिड रहेगा, हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास इन दी एंड हमारे पास अगर एसिड भी हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ऑप्शन टू एक्सटेंड द पीरियड है और इन दी एंड हमें ही एसिड मिल जाता है, तो फिर तो हम यूजफुल लाइफ पे एसिड को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। अगर हमारा लीज पीरियड है 3 साल का और इकोनॉमिक लाइफ 10 साल की है, तो हम इन दिस केस अगर तो हमें इन दी एंड एसिड रिटर्न ही करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, शॉर्टर ऑफ पे जाते हैं, दैट इज शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म या फिर इकोनॉमिक लाइफ। अगर हमें हमें लीज हमारी लेसी अकाउंटिंग है और हमें इन दी एंड एसेट वापसी देना है, हमारे पास नहीं रहता, मतलब लेसी को एसेट नहीं मिलता, तो हमें क्या करना होता है, हमें डेप्रिसिएशन के लिए यूजफुल लाइफ हम लीज डिसाइड करते हैं, डेप्रिशिएट करने के लिए एसेट वो होती है शॉर्टर ऑफ लीज टर्म या तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द यूजफुल एसेट। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, लीज पेमेंट्स आर 10,000 पर ईयर फॉर द इनिशियल टर्म एंड 15,000 पर ईयर फॉर द ऑप्शन पीरियड, जो कि तीसरे साल पे 15,000 रुपये में मिलेंगे। ऑल पेमेंट्स आर ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर टू ऑब्टेन द लीज डायनेमिक फॉर द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 3,000 एंड द लेसर इमीडिएटली रीइंबर्स 10,000 ऑफ दिस कॉस्ट। ठीक हो गया। द इंटरेस्ट रेट विद इन द लेस इज नॉट readily डिटर्मिनेबल, डायनेमिक इंक्रीमेंटल रेट बोरोइंग इज 5%। Calculate the initial carrying amount of the lease liability and right of use asset and provide the double entry record to this amount। सही है भाई, वही जो चीज़ अभी हमने पहले की है वही करनी है। सिमिलरली सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा लीज हमने कितना डिसाइड कर लिया, 3 साल है, तो हम क्या करेंगे, लीज लाइबिलिटी निकालेंगे। लीज लाइबिलिटी निकालेंगे दैट इज़ बाय कन्वर्टिंग इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारे पास पहली पेमेंट कब जानी है, 31 दिसंबर 20x1 पे जाना है, दूसरी पेमेंट 31 दिसंबर 20x2 पे, और तीसरी पेमेंट जानी है हमारे पास 31 दिसंबर 20x3 पे। हमारे पास कैश फ्लो किया जाएगा, पहले 2 साल हमें कितने देने हैं, 10,000 देने हैं, और आखिरी साल पे हमें कितना देना है, 15,000 देना है। फिर हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट रेट निकालेंगे। डिस्काउंट रेट आपको निकालने आ जाने चाहिए अब तक, 5%। हम क्या करेंगे, 1/1.05 की पावर 1, इसके अंदर 1/1.05 की पावर 2, 1/1.05 की पावर 3। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है कितनी आ रही है, 95249070 एंड 12958। तो हमारे पास जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई है कितनी है, 31,552। तो इन दिस फेज अभी हम इनिशियल जो रिकग्नाइज करेंगे वो किस पे करेंगे, जो हमारी एंट्री बन रही होगी, तो हम ईयर 0 पे क्या एंट्री बना रहे होंगे, डेबिट करेंगे राइट टू यूज़ एसेट, और क्रेडिट करेंगे क्या, लीज लाइबिलिटी। और हमने जो अगर कोई कॉस्ट इनकर्ड की है, हमने कॉस्ट कितनी इनकर्ड की है, लीज लाइबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई, 31,552,
और क्रेडिट क्या किया है, जो हमने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकट की है, डायरेक्ट कॉस्ट जो हमने इनकट की है कितनी की है, 3,000, जिसमें से हमें 1,000 रुपये वापसी मिल गए। तो हमें इनिशियली हमने कितने किए, 2,000। तो राइट टू यू एसेट कितने से डेबिट हो रहा होगा हमारे पास, 33,552 से। तो हमने ये इनिशियली जो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी जो अभी तक हम लोगों ने ली थी, उसके हिसाब से ये चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी थी, ये ईयर ज़ीरो पे हमें एंट्री बनानी थी। ये जो हमने पढ़ा था ना, कोई फिक्स पेमेंट दे रहे हो हम, कोई लेस इंसेंटिव रिसीव हो जाए हमें, तो हमने माइनस कर दिया। कोई या इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे कर रहे हो, उस पर कोई लेस इंसेंटिव मिल जाए तो वो रिसीव करके माइनस कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, हमने अभी इनिशियल की मेजरमेंट पढ़ी थी। सिमिलरली अगर कोई हमारे पास राइट टू यूज़ एसेट है, तो हमें इनिशियली हमें इसको किस पे रिकॉर्ड करना होगा, कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करना होगा। हमें इनिशियली राइट टू यूज़ एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने का होगा, जिसका मतलब हम क्या करेंगे, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या कोई इम्पेयरमेंट लॉसेस अगर हमें इनकर्ड, तो हमें वो वाला मॉडल यूज़ करना है। डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालनी होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर तो इफ ओनरशिप ऑफ द एसेट ट्रांसफर्स टू द लेसी, अगर हमें ही मिल जाता है जिसने लीज किया है एसेट, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, देन डेप्रिशिएट द एसेट ओवर द एसेट रिमेनिंग यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। जो भी एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है, फिर हम उस पर डेप्रिशिएट करेंगे। अब अगर तो लेसी को वो एसेट मिल जाता है इन दी एंड, अब कैसे मिल जाता है, क्यों मिल जाता है, वो सारी आगे की बातें, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे भी हमें ये याद रखना है। लेकिन अगर एसेट नहीं मिलता लेसी को, तो फिर हम जो हमारी डेप्रिसिएशन है, मतलब वापसी लेसर के पास चले जाएगा, तो फिर जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो किस पे कैलकुलेट होगी, इट शुड बी चार्ज ओवर द शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड दी, क्या कीड़े मकोड़े बन रहे हैं, यूजफुल लाइफ एंड दी लीज टर्म, जो कि हमने डिफाइन किया। लीज टर्म कौन सा, जो हमने पीरियड डिसाइड किया होगा, जो भी इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ एसेट की होगी, उसकी शॉर्टर ऑफ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी, अगर तो एसेट वापसी लेसर को मिल जाता है। अच्छा, कौन कौन से हमारे पास अदर मेजरमेंट मॉडल्स होते हैं, हम लोगों ने आइए 16 में पढ़ा है कि हमारे पास कॉस्ट मॉडल होता है, और हमारे पास क्या होता है, रीवैल्यूएशन मॉडल भी होता है। अगर जो हमने एसेट लिया है, जो हमने राइट टू यूज़ एसेट लीज पे लिया है, अगर तो वो बिलोंग करता है कोई ऐसी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी से जिसको हमने अपनी बुक्स के अंदर कौन से मॉडल पे कैरी किया हुआ है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे। कोई एसेट जो हमने लिया है, ऐसे ही सिमिलर टाइप ऑफ एसेट, ऐसी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और हमने अपनी बुक्स के अंदर उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो एंटिटी के पास ऑप्शन है कि भाई आप इस एसेट को भी जो राइट टू यूज़ एसेट वाला लिया है, इसको भी फिर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी कर सकते हैं। इनिशियली आपको कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करना है, फिर आप इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे शिफ्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी है जिसको भी आपने रीवैल्यूएशन, सिमिलर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी वाले एसेट को भी रीवैल्यूएशन मॉडल पे अगर कैरी किया हुआ है, तो फिर आपका ऑप्शन है कि आप इसको भी रीवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी कर लें। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई आपने ऐसा राइट टू यूज़ एसेट लिया है जो कि परटेन कर रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से, मतलब आपने कोई
लैंड ली, और लैंड लेके आपने आपने इसलिए लिए कि इस नीयत से लिए कि मैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एसेट लिया, या मैंने कोई घर लिया है। मैंने क्या लिया? घर लिया है 99 साल की लीज़ के लिए। 99 साल की लीज़ पे ले लिया, और मेरी क्या नीयत है भाई, मैंने रेंटल इसको क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, कि भाई इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी और साथ साथ मैं इसको इससे रेंटल भी कमाते रहूँगा। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पर्सपेक्टिव से लिया है मैंने। तो कोई ऐसा राइट टू यूज एसेट जो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पर्सपेक्टिव से लिया है, और आपने इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे अगर आपको कैरी करना है, तो आप इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे भी कैरी कर सकते हैं, इफ़ इट मीट द डेफिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो फिर इसको IS 40 के हिसाब से फेयर वैल्यू मॉडल पे आप कैरी कर रहे होंगे। कौन से मॉडल के हिसाब से? फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से आप कैरी कर रहे होंगे। अच्छा, हमने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अभी चीज़ें पढ़ तो ली थी, डेप्रिसिएशन भी निकाल ली, कैरिंग अमाउंट भी निकाल ली, सब्सिक्वेंट मॉडल का लाइबिलिटी के हिसाब से भी देख ली। तो हमने अब उसको लिख लेते कि भाई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हमने कर तो लिया, लेकिन वापसी लिख लेते कि भाई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है। भाई इनिशियली हमारे पास क्या आती है? सबसे पहले इनिशियली लीज लाइबिलिटी निकल के आ गई। अच्छा, अब लीज लाइबिलिटी किसकी वजह से बढ़ेगी? जो बढ़ेगी किसकी वजह से? जो हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट, या आप कह लें इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो उस पर सूद लगेगा हर साल या हर महीने, उसके उससे क्या होगी? ये हमारी लीज लाइबिलिटी बढ़ रही होगी। क्या होगी? हमारी लीज लाइबिलिटी उस रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट के हिसाब से बढ़ रही होगी। किस चीज़ से हमारी लीज लाइबिलिटी कम हो रही होगी? लीज लाइबिलिटी हमारी किस चीज़ से कम हो रही होगी? जो हम हर महीने या हर साल रेंटल्स दे रहे होंगे। क्या दे रहे होंगे? रेंटल्स दे रहे होंगे, या कोई ऐसी असेसमेंट, या कोई ऐसी रीअसेसमेंट, या कोई ऐसी मॉडिफिकेशन जिसकी वजह से हमारी लीज लाइबिलिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो इन चीज़ों की वजह से हमारी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो रही होती है, फाइनेंस कॉस्ट की वजह से, लीज रेंटल्स की वजह से, और कोई ऐसी रीमेजरमेंट या कोई ऐसी मॉडिफिकेशन जिससे हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी और ऑन दी अदर हैंड हमारा राइट टू यूज एसेट भी इफेक्ट हो रहा हो। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो हम ये सवाल कर रहे थे, कौन सा सवाल कर रहे थे? कौन सा सवाल कर रहे थे? अच्छा, यही कर रहे थे ना, सही है। अच्छा, ये जो हमने डायनेमिक वाला भी सवाल किया, अगर मैं कहूँ ये तभी हमने कब तक के लिए किया था? अभी हमने किया था ये 31 दिसंबर 20x1 के लिए किया था ना। ओह सॉरी, 1 जनवरी 20x1 के लिए हमने क्या एंट्री, जो एंट्री बनाई थी हमने, एंट्री 1 जन 0x1 के लिए बना दी। अगर मैं कहूँ भाई 31 दिसंबर 20x1 के लिए निकाल के बताओ क्या वैल्यूज़ आएंगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप लोगों के पास। कुछ नहीं करना होगा, हमें एक एमोटाइजेशन टेबल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एमोटाइजेशन टेबल बनाना होगा। ईयर 1 के लिए, ईयर 2, ईयर 3, अभी तो सिर्फ ईयर 1 के लिए करे, तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट क्या आई है? बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास क्या निकल के आया था? लीज लाइबिलिटी का ये निकल के आया था, कितना? 31552। 31552। इस पे क्या लग रहा होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस लग रहा होगा, रेंटल्स जा रहे होंगे, और कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ रहा होगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से लग रहा होगा? हमने 5% हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर था, तो 31552 पे हम क्या लगाएंगे? 5% का इंटरेस्ट एक्सपेंस लगाएंगे, तो हमारे पास निकल के आई अमाउंट 1576। मैंने आपको क्या बताया था? इंटरेस्ट एक्सपेंस से बढ़ता है, रेंटल से कम होगा। तो रेंटल्स हम हर महीने कितने दे रहे थे? 10,000 दे रहे थे। 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 231,231,30 की हमारे पास अमाउंट आ जाएगी निकल के, जो कि हमारे पास क्लोजिंग लाइबिलिटी होगी एज एट 31 दिसंबर 20x1। अगर मैं कहूँ भाई इसकी एंट्री क्या होगी, तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कि क्या? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट करेंगे 1576 से। क्रेडिट क्या कर रहे होंगे? हम कैश कर रहे होंगे। रेंटल दिए 10,000 रुपये से। इनकी वजह से हमारी क्या हुई? लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी कम हो गई, दैट इज़ बाय 1576, 10,000 का डिफरेंस, दैट इज़ बाय 8424। ठीक हो गया। अच्छा, और हमारे पास क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आया है, रिकॉर्ड किया राइट टू यूज ऐसे, तो उसको डेप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। तो हमने डेप्रिशिएट कितने से, राइट टू यूज एसेट कितने से रखेंगे? इसके तो
552 से, और कितने साल का लीज टर्म था हमने डिसाइड किया था, 3 साल से, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, 33552 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया कितना, 1184, और क्रेडिट क्या करेंगे, राइट टू यूज एसेट दैट इज 1184 से, ये हमारी 31 दिसंबर 20x1 के लिए एंट्रीज हो गई। तो हमने अब तक क्या चीज़ें देख ली, हमने अभी तक आज की तारीख के अंदर हमने देखा बेसिक प्रिंसिपल क्या था भाई, क्या रिकॉर्ड करना होता है, इनिशियल मेजरमेंट लायबिलिटी की चीज़ में क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन सी पेमेंट्स आती हैं, कौन सा क्या डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करना है, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी क्या होती है, राइट टू यूज़ एसेट के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी होगी, लीज टर्म क्या होता है, कौन से पीरियड होते हैं, कौन सा एक्सटेंड करते हैं, किस वजह से हमें देखना होता है, कब देखना होता है, कब पीरियड एक्सटेंड होगा, कब हमें निकालना है, कब रीअसेसिंग हो सकती है पॉसिबल, रीअसेसिंग नहीं पड़ी कि अगर मॉडिफिकेशन हो चेंजेस आ रही हैं हमारे लीज टर्म के अंदर, तो उसकी वजह से हमारी रीअसेस वापसी लाइबिलिटी होगी, ये हमने देखा। हमने सवाल देखा है, कौन सा वाला वर्कर का सवाल देखा हमने, उसके अंदर चेंजेस देखी मंथली के हिसाब से, डायनामिक वाला हमने सवाल देखा, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की चीज़ें की हमने। अब जो हम कर रहे होंगे ना आगे अगले लेक्चर के अंदर, फिर हम उसमें देख रहे होंगे रीअसेसिंग द लीज लाइबिलिटी, कि भाई वापसी हम लाइबिलिटी को रीअसेस कैसे करेंगे, और उसकी वजह से हमारे पास लाइबिलिटी और राइट टू यूज एसेट में क्या एडजस्टमेंट आ रही होगी, क्या एंट्री आ रही होगी। ठीक हो गया।